नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट सिस्टम की। वर्क परमिट सिस्टम क्या ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एज पर BOCW एक्ट 1996 और एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वो सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जिनमें हजार्ड्स और रिस्क मौजूद होते हैं उनके लिए वर्क परमिट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। वर्क परमिट सिस्टम हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर है। यदि हम वर्क परमिट सिस्टम को डिफाइन करें तो इट इज अ लाइसेंस टू परफॉर्म द एक्टिविटी विथ रिक्वायर्ड कंट्रोल मेजर्स। यदि हम वर्क परमिट सिस्टम को की कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने की कोशिश करें जो कि गलतफहमी लोगों के बीच हैं, तो उसमें सबसे पहली गलतफहमी ये आती है कि वर्क परमिट लेना सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड सिस्टम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्क परमिट लेने का काम एग्जीक्यूशन टीम का है। जो डिपार्टमेंट या फिर जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी करवा रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है वर्क परमिट लेने की। अगली जो गलतफहमी है वो ये है कि वर्क परमिट सिस्टम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्क परमिट सिस्टम में इतनी शक्ति होती है कि ये सिस्टम अकेला ही सारे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को मिटा सकता है और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों के बीच में सटीक तरीके से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाए रख सकता है ताकि प्रोडक्शन सेफ तरीके से हो सके। तीसरी जो गलतफहमी है वर्क परमिट सिस्टम के बारे में वो ये कि परमिट हम एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए ले सकते हैं। परमिट एक शिफ्ट के लिए दिया जाता है। हालांकि ये सच है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में 7 दिन की परमिट का भी प्रावधान है। साथ ही साथ इंडियन स्टैंडर्ड 17893 भी कहता है कि वर्क परमिट अधिक से अधिक 7 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि यदि एक्टिविटी सिमिलर है, एक्टिविटी का लोकेशन सिमिलर है और एक्टिविटी करने वाली एजेंसी और गैंग भी सिमिलर है, सिर्फ इन तीनों कंडीशन होने पे ही परमिट को 7 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और परमिट एक्सटेंशन का यह मतलब नहीं है कि आपने एक बार परमिट ले ली और फिर उसके बाद 7 दिन तक आप एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे। परमिट एक्सटेंशन भी एक नई परमिट लेने के जैसी एक्टिविटी ही है, बस आप इसमें एक नया पेपर नहीं लेते हैं। और यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप न्यू परमिट नहीं लेते हैं, लेकिन परमिट एक्सटेंशन के दौरान आप सारे कंट्रोल मेजर्स को भी इंश्योर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वर्क परमिट एक्सटेंशन भी पूरे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। अब बात करते हैं परमिट रिजेक्शन की। क्या परमिट रिजेक्ट किया जा सकता है? और यदि रिजेक्ट किया जा सकता है तो यह किसका अधिकार है परमिट को रिजेक्ट करने का? सबसे पहले परमिट रिजेक्शन या परमिट कैंसिलेशन 2 पार्ट में होता है। पहला परमिट रिजेक्शन। परमिट रिजेक्शन का अर्थ है कि एक्टिविटी होगी ही नहीं, एक्टिविटी होने के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि कंट्रोल मेजर्स के अभाव हैं। दूसरी चीज होती है परमिट सस्पेंशन। परमिट सस्पेंशन यानी कि कुछ वक्त के लिए काम को रोका जाएगा। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि कंट्रोल मेजर
कुछ वक्त के लिए वहां पे नहीं रहने वाला है, इसीलिए उस वक्त के लिए परमिट को सस्पेंड कर दिया गया है। परमिट सस्पेंशन या फिर परमिट रिजेक्शन और परमिट कैंसिलेशन का अधिकार केवल सेफ्टी डिपार्टमेंट का नहीं है, जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है उनका भी यह अधिकार होता है। अब बात करते हैं कि परमिट सिस्टम में अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो मेजर इसमें 3 काम हैं। पहला, परमिट रिक्वेस्ट करने का, दूसरा परमिट अप्रूव करने का और तीसरा परमिट एक्नॉलेज करने का। परमिट रिक्वेस्टर कौन होता है? परमिट रिक्वेस्टर वो इंसान होता है जिसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी हो रही है। ये इंसान इंजीनियर या सुपरवाइजर हो सकता है। परमिट रिक्वेस्टर अपने काम को करने से पहले ही अपने एरिया की जांच पड़ताल करता है और सारे कंट्रोल मेजर जगह पे हैं या नहीं, इन चीज़ों को इंश्योर करता है और फिर परमिट रिक्वेस्टिंग के लिए डालता है। अब बात आती है वेरिफिकेशन की और परमिट अप्रूवल की। जो प्लांट इंचार्ज या फिर एचओडीज होते हैं या फिर एरिया मैनेजर होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी तरफ से कंट्रोल मेजर्स को इंश्योर करें और फिर परमिट को अप्रूव करें। अगली जिम्मेदारी आती है सेफ्टी डिपार्टमेंट की। सेफ्टी डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को, इस पूरे सिस्टम को अपनी तरफ से एक्नॉलेज करता है कि जो सारे कंट्रोल मेजर दिए जा रहे हैं क्या वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, जो चीज़ें परमिट में लिखी गई हैं और जो चीज़ें साइट पे मौजूद हैं क्या वो एक दूसरे से मैच खा रही हैं। इन चीज़ों को एक्नॉलेज करने का काम सेफ्टी डिपार्टमेंट का है। जब सेफ्टी डिपार्टमेंट इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर लेता है, उसके बाद काम एग्जीक्यूट किया जाता है। काम एग्जीक्यूट करने के बाद जब काम खत्म हो जाता है, उसके बाद परमिट को क्लोज करना ज़रूरी होता है। अब बात यह आती है कि परमिट क्लोजर की ज़रूरत क्या है जब हमारा काम ही खत्म हो चुका है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ये कि परमिट क्लोजर हमें इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इंश्योर कर सकें कि जितने इंसान या फिर जितने एम्प्लॉय या जितने वर्कर काम करने के लिए गए थे, अब वो सारे लोग सुरक्षित तरीके से वापस आ चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जहां हमारा काम हो रहा था, अब उस जगह पे कोई भी अनसेफ कंडीशन छूटी नहीं है। इन 2 चीज़ों को इंश्योर करने के बाद ही हम परमिट को क्लोज करते हैं। परमिट क्लोज करने से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितनी भी क्लोज परमिट्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, इन क्लोज परमिट के डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूशन टीम को मिनिमम 1 महीने तक फाइल बना के रखना पड़ता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 17893, ताकि जब भी ऑडिट होता है या फिर जब भी सेफ्टी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इस सिस्टम को इंश्योर करने आता है, उस वक्त एग्जीक्यूशन टीम ये सारे डॉक्यूमेंट्स शो कर सके और ऑडिट्स और इंस्पेक्शन की जो विधि है वो सही तरीके से पूरी हो सके। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से हमें परमिट टू वर्क सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम सटीक तरीके से, सही तरीके से और पूरे सेफ्टी को लेके कर सकें। अकेले सेफ्टी सिस्टम्स को यदि हम देखें तो इस एक सिस्टम में ही हम अपने सारे से सिस्टम को लाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए वर्क परमिट सिस्टम हर साइट पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। यदि इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।